तो ये सवाल है, आप काम पर क्यों जाते हो और क्यों ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को काम करने की वजह कुछ बिल्कुल अलग होती है। CEO से लेकर बैरिस्टा तक, इंजीनियर से लेकर HR तक, हम सब अपने काम पर। तो ये सवाल है, आप काम पर क्यों जाते हो और क्यों ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को काम करने की वजह कुछ बिल्कुल अलग होती है। CEO से लेकर बैरिस्टा तक, इंजीनियर से लेकर HR तक, हम सब अपने काम पर अपने अलग अलग रीजंस के साथ जाते हैं। फिर भी अक्सर हमारे वर्क सिस्टम्स हमें एक जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे हम सब की मोटिवेशन एक ही हो। पर सच ये है कि काम का माहौल पहले सिर्फ एक की तरह वर्कर के लिए बना था, जो एफिशिएंट हो, ओबीडियंट हो और हमेशा लैडर पर ऊपर चढ़ने की सोचता हो। लेकिन आज का टाइम कुछ अलग है। अब हर किसी को एनर्जी अलग होती है। जो एक पर्सन को एनर्जाइज करता है वो दूसरों को थकने पर मजबूर कर सकता है। आज के टाइम में जब गिग वर्क, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स और ऑटोमेशन जॉब्स को रीशेप कर रहे हैं, तब ये समझना और भी जरूरी हो गया है कि लोगों को असली में किस चीज से मोटिवेशन मिलती है। आज हम इस बुक ऑक्स में हम आपको काम के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिखाएंगे। 6 पावरफुल आर्चीटाइप्स के थ्रू आप जानेंगे कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मॉडल्स क्यों फेल हो रहे हैं, किस तरह से मोटिवेशन एज और रोल के अकॉर्डिंग बदलती जा रही है और कैसे लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपने जॉब्स को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि वो उन लोगों के लिए फिट हो जाएं जो उन्हें कर रहे हैं। 1961 में जनरल मोटर्स ने अपने एम्प्लॉइज को एक सीधा सा कैरियर गाइड दिया था। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अपने बॉस को खुश रखो। आपके स्किल्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सबसे जरूरी चीज थी ओबीडियंस। और ये मैसेज उस वक्त का लॉजिक था। सक्सेस का मतलब था लाइन में रहना, ना कि खुद को अलग दिखाना। आज भी कुछ चीजें वैसे ही चल रही हैं। लोग अभी भी अपने बॉस को खुश करते हैं और काफी लोग अपने काम को सिर्फ एक टास्क समझ के करते हैं, ना कि अपने पैशन और मोटिवेशन से। पर ये टाइम बदल रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे मोटिवेशन एज और रोल के हिसाब से चेंज होती है और कैसे हम अपनी काम की लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हो बुक ऑक्स पे द आर्चीटाइप इफेक्ट बाय जेम्स रूट की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। चलते हैं चैप्टर 1 पे। ये जो माइंडसेट हम आज देख रहे हैं, ये एक्चुअली कुछ पुरानी सोच का रिजल्ट है। अमेरिकन थिंकर्स फ्रेडरिक वेल्सरॉ टेलर और अल्फ्रेड पी शॉन की थ्योरीज से ये सब कुछ शेप हुई है। टेलर का अप्रोच था साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो बेसिकली टास्क को सिंपल रिपीटेबल स्टेप्स में तोड़ता था और जो वर्कर्स उन स्टेप्स को एफिशिएंटली फॉलो करते थे उनको रिवॉर्ड मिलता था। स्लॉन ने इस आइडिया को और एक्सपैंड किया, बड़े कॉर्पोरेशंस में अप्लाई करते हुए यहाँ तक कि हायरार्की बना दी। परफॉर्मेंस को ट्रैक करना स्टैंडर्डाइज हो गया और प्रोसीजर्स को फॉर्मलाइज कर दिया गया। दोनों मिलके एक ऐसी वर्क स्पेस कल्चर बना रहे थे जहां प्रेडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्रिएटिविटी और जजमेंट को कम। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने एक विन विन का प्रॉमिस दिया। वर्कर्स ज्यादा कमा सकते थे अगर वो टारगेट्स को अचीव करते और कंपनीज भी अपना वेस्ट कम कर सकती थीं। पर इनके साथ एक ट्रेड ऑफ भी था, रिजिडिटी। एम्प्लॉयज को अब टूल समझा जाने लगा, ना कि सोचने वाले ह्यूमंस। क्रिटिक्स ने कहा कि ये अप्रोच वर्क से ह्यूमन एलिमेंट को हटाता है। लेकिन जो टेक्निक्स उस टाइम पॉपुलर हुई थीं, जैसे कि डिटेल प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और टाइट ओवरसाइट, वो बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट में डिफॉल्ट मॉडल बन गई थी। आज भी कई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स और HR सिस्टम्स में ये सब दिखाई देता है। आउटपुट मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को रैंक करना और बिहेवियर को क्वांटिफाई करना। ये जो पुरानी सोच थी वो आज भी कई जगह पे चल रही है। लेकिन क्या ये अब भी हमारे लिए काम करता है? क्या ये वो सिस्टम है जो हर किसी को फिट आए? आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पुरानी थिंकिंग का इम्पैक्ट कैसे आज भी हमारे काम को शेप करता है और किस तरह से हमें इसमें कुछ नया करना होगा। ये डिबेट में एक और इम्पॉर्टेंट थिंकर आते हैं, ऑस्ट्रियन अमेरिकन पीटर ड्रकर। उन्होंने ये आर्ग्यू किया
कि जॉब्स को थिंकिंग, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होती हैं। उनके लिए अलग तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए। आप एक अच्छी आइडिया को वैसे नहीं मेजर कर सकते जैसे आप किसी मशीन की स्पीड को मेजर करते हो। तो कॉम्प्लियंस की जगह ड्रंकर ने लीडर्स को ये सजेस्ट किया कि वो ऑटोनॉमी को सपोर्ट करें, लोगों की स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करें और कंटिन्यूअस लर्निंग को एनकरेज करें। इसी वजह से नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट राइज हुआ, जो वर्कर्स जो अपने स्किल्स और नॉलेज पर काम करते हैं। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे सडनली पुराने सिस्टम्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। टीम्स को अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करना पड़ा, चेन्स ऑफ कमांड टूट गईं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन ने फॉर्मल चैनल्स को रिप्लेस कर दिया। जो चीज़ें पहले रिस्की लगती थीं जैसे स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट, वो अब सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गई थीं। सिस्टम्स के फ्लॉज अब बस थ्योरेटिकल नहीं थे, वो अब विजिबल, अर्जेंट और अनअवॉइडेबल हो गए थे। 1950s में यूएस एयरफोर्स इंजीनियर्स को ये समझ में आया कि पायलट्स इतना ज़्यादा क्रैश क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कॉकपिट्स ऐसे डिज़ाइन किए थे जो एवरेज पायलट के लिए थे, लेकिन ये पता चला कि एवरेज डायमेंशंस किसी भी रियल पायलट के लिए फिट नहीं आती थीं। सॉल्यूशंस क्या थे? एडजस्टेबल फीचर्स जो हर रियल इंडिविजुअल पायलट के लिए अडेप्ट हो सकें। ये वही लॉजिक है जो आज के वर्क प्लेस में अप्लाई होती है। जो सिस्टम्स हमें एवरेज वर्कर के हिसाब से डिज़ाइन किए थे वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी की नीड्स, वैल्यूज़ और मोटिवेशन अलग होती है। एक सिंगल मोल्ड सबके लिए फिट नहीं हो सकता। तो ये समझना ज़रूरी है कि जब हम अपने वर्क प्लेस को डिज़ाइन करते हैं तो हमें हर इंडिविजुअल के यूनिक नीड्स और स्ट्रेंथ्स को समझना होगा। तभी हम एक ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो सच में सबको फिट हो। लोगों के काम पे जाना और उसमें अपनी जगह बनाना किस चीज़ से ड्राइव होता है और कैसे उन्हें काम पर रुकने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। ये समझने के लिए रिसर्चर्स ने 19 कंट्रीज के 10 of thousands वर्कर्स का स्टडी किया और इस रिसर्च का रिजल्ट था एक मोटिवेशन मॉडल जो कि 10 डायमेंशंस पर बेस्ड था, जैसे कि रिस्क टॉलरेंस से लेकर मास्टरी तक। ये डायमेंशंस रिजिड लेबल्स नहीं थे, बल्कि फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम थे। मतलब हर किसी की मोटिवेशन अलग होती है। कुछ लोग अपने कैरियर को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, जबकि दूसरे लोग काम को सिर्फ एक तरीका समझते हैं अपने बिल्स पे करने का। कुछ लोग रिस्क और अनसर्टेनिटी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, जबकि दूसरे लोग प्रेडिक्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। बाकी डायमेंशंस में इंक्लूड है ऑटोनॉमी, फ्यूचर ओरिएंटेशन, नीड फॉर स्टेटस और डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। हर इंसान का अपना मिक्स होता है इन सब चीजों का। अब इस रिसर्च के थ्रू 6 कॉमन मोटिवेशन पैटर्न्स सामने आए। अब इन्हें फिक्स्ड पर्सनैलिटी टाइप्स समझना मत सोचिए। ये फ्लूइड प्रोफाइल्स हैं जो ये समझने में मदद करते हैं कि अलग अलग लोग काम से किस तरह इंगेज करते हैं। ज़्यादातर लोग एक मेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें दूसरे पैटर्न्स की ट्रेड भी हो सकती है। ये आर्ची टाइप्स सिर्फ अवेयरनेस और बेटर टीम वर्क के लिए फ्लेक्सिबल टूल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गिवर्स की। ये वो लोग होते हैं जो अपनी काम से असली सेटिस्फेक्शन तब पाते हैं जब वो किसी का लाइफ बेहतर बना पाते हैं। वो इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं और उन्हें ऑफन एम्पैथी और ट्रस्ट से ड्राइव किया जाता है। ये लोग सर्विस ओरिएंटेड रोल्स में शाइन करते हैं, जहां उन्हें दूसरों को थ्रीव करते देखने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी अपने काम को किसी और की मदद करने से कनेक्ट करते हैं तो शायद आप भी एक गिवर हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आर्ची टाइप इफेक्ट बाय जेम्स रूट की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अगर आपको ऐसी बुक पसंद है सुनना तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ये लोग कंसिस्टेंसी, क्लियर एक्सपेक्टेशंस और टीम में हार्मनी को वैल्यू करते हैं। वो काम को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से अलग रखते हैं और स्टेबल रूटीन को प्रेफर करते हैं, कांस्टेंट रीइन्वेंशन के बजाय। फिर है आर्टिसन। ये लोग क्वालिटी और क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने स्किल्स को मास्टर करते हैं, उन्हें गहरे ग्रेवी होता है और ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली काम करना
पसंद करते हैं। वो स्पॉटलाइट की तलाश में नहीं होते, लेकिन उनका फोकस और स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अब मिलते हैं एक्सप्लोरर्स से। ये लोग लर्निंग, चेंज और स्टिमुलेशन को क्रेव करते हैं। वो प्रैक्टिकल होते हैं, स्किल्स बिल्ड करते हुए, और अक्सर अपने रोल्स या इंडस्ट्रीज को बदलते रहते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। ये लोग फ्रीडम और वैरायटी में थ्रीव करते हैं। नेक्स्ट ये है स्टीवर्स। ये लोग अचीवमेंट, अपवर्ड मोबिलिटी और रिकॉग्नाइजेशन पे फोकस करते हैं। ये हार्ड वर्क करते हैं, एम्बिशियस गोल सेट करते हैं और अपनी सक्सेस को दूसरों के प्रोग्रेस से कंपेयर करके ट्रैक करते हैं। और फाइनली पियोनियर्स। ये वो लोग होते हैं जो फ्यूचर को शेप करना चाहते हैं। ये बोल्ड रिस्क लेते हैं, लॉन्ग टर्म विजन्स के लिए कमिटमेंट करते हैं और अक्सर अपनी आइडेंटिटी और अपने काम के बीच की लाइन को ब्लर कर देते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं वो लाइफ लॉन्ग फिक्स नहीं होते। वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से एक आर्चटाइप से दूसरे में शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे कि स्टीवर से गिवर या आर्टिशन बनने की जर्नी हो किसी का कैरियर के कुछ टाइम बाद। ये समझना कि कौन सी आर्चीटाइप आप फिट करते हो आपको अपने काम को अपने हिसाब से डिजाइन करने में मदद दे सकता है। एक ग्लोबल सर्विस फर्म के इंटरनल डाटा में कुछ सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स सामने आई। ये पता चला कि उनके एम्प्लॉइज में स्टीवर्स आर्चीटाइप वाले नियरली 2 गुना ज्यादा थे ग्लोबल एवरेज की कंपैरिजन में। ये वो लोग थे जो रिकॉग्नाइजेशन और एडवांसमेंट से ड्राइव थे। तो अगर आपको ये लगता है कि आप भी स्टीवर हैं या किसी और आर्चीटाइप में फिट करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आपका काम आपकी आइडेंटिटी और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करना चाहिए। लीडरशिप ने फास्ट ट्रैक प्रमोशंस को रिमूव कर दिया था ताकि फेयरनेस को प्रमोट किया जा सके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्टीवर्स को अपहोल्ड मूवमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अपनी डिसीजंस को रिवर्स कर दिया। दूसरी तरफ नए डिजिटल हायर्स का मोटिवेशनल प्रोफाइल बिल्कुल अलग था। ज्यादा पियोनियर्स और एक्सप्लोरर्स टाइप के लोग। इनमें उनको ये रीथिंक करने पर मजबूर किया कि कैसे परफॉर्मेंस एवल्यूएट किया जाता है और कैसे अलग अलग आर्चीटाइप्स को टीम में इंटीग्रेट किया जाता है। ये सब कुछ एक गहरी सच्चाई को रिवील करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जब लोगों की मोटिवेशंस को पूरी तरह से समझना नहीं जाता, तब कभी कभी अच्छी पॉलिसीज भी उल्टा असर डालती हैं। आर्चीटाइप्स सिर्फ पर्सनैलिटी टाइप्स नहीं हैं। ये समझते हैं कि काम पर लोगों को किस चीज से एनर्जी मिलती है। जब आप किसी काम को देखते हो तो सिर्फ ये मत सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश करें कि वो क्यों कर रहे हैं। और यही पर फ्रिक्शन शुरू होती है। अगर आपकी टीम की मोटिवेशन पैटर्न्स वो एनवायरनमेंट से मैच नहीं करते जहां वो काम कर रहे हैं, तो चाहे वो हाई परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। कई वर्क प्लेसेस अपने सिस्टम्स जैसे हायरिंग, इवैल्यूएशन और प्रमोशन एक डोमिनेंट आर्चीटाइप के अराउंड बिल्ड करते हैं जो अक्सर स्टीवर होता है, और ये प्लानिंग फील्ड को टिल्ट कर देता है। जब आप समझ लेते हैं कि आपकी टीम्स में कौन सी आर्चीटाइप्स प्रेजेंट हैं, तब आप इजीली हिडन सोर्सेज ऑफ टेंशन को स्पॉट कर सकते हैं और ऐसे वर्क एक्सपीरियंसेस डिजाइन कर सकते हैं जो एनर्जिंग हो, ना कि ड्रेनिंग। अगर आपके पास शेयर्ड आर्चीटाइप लैंग्वेज हो तो टीम्स को एक दूसरे के साथ काम करना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ये समझना आसान हो जाता है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन को एक्चुअली किस चीज से ड्राइव किया। ये शिफ्ट काफी कुछ बदल रहा है, खासकर कैसे रोल्स को डिजाइन किया जाता है। अब सिर्फ स्किल्स को मैच करना काफी नहीं है, आपको उनकी मोटिवेशन को भी समझना पड़ता है। एक पर्सन को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए हो सकता है और दूसरे को ऑटोनॉमी या क्रिएटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हो। आर्चीटाइप इन्फॉर्म रोल डिजाइन इन साइट्स को यूज करके ऐसे जॉब्स बनाते हैं जो लोग एक्चुअली करना चाहेंगे। आजकल कुछ HR टूल्स भी ये लॉजिक यूज करते हैं, स्किल्स मैचिंग के साथ मोटिवेशन फिट को कंबाइन करना, जो मिसप्लेसमेंट और बर्नआउट को कम करता है। अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपकी टीम के आर्चीटाइप्स को समझना आपको अपने अप्रोच को एडजस्ट करने में मदद करेगा। स्टीवर्स को गोल्स और फीडबैक चाहिए होते हैं,
गिवर्स को टीम ड्राइवन रोल्स में ज्यादा अच्छा काम करना मिलता है। प्रियोनियर्स को मीनवाइल एक्सपेरिमेंट करके स्पेस चाहिए होता है। आर्चीटाइप ट्रेनिंग से लीडर्स को ये टूल मिलते हैं कि वो टास्क को ज़्यादा इफेक्टिवली असाइन कर सकें, रिकॉग्नाइजेशन को टेलर कर सकें और अननेसेसरी फ्रिक्शन को शुरू होने से पहले रोक सकें। मोटिवेशन डाइवर्सिटी अब कुछ ऐसे हो जाता है जिससे आप काम कर सकते हैं, ना कि उसके आसपास घूमते हैं। और अगर आप अपने आर्चीटाइप को समझते हैं तो आप अपने आइडियाज़ को ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको अपने एंगेजमेंट को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें मांगने का तरीका आपको ऐसे मिलेगा जो दूसरों को समझ में आए। जैसे कि 13th के इटालियन मर्चेंट फ्रांसिस डेटिनी ने अपने एम्प्लॉयर्स पर इतना डिटेल कंट्रोल रखा था कि उसने एक भी मिसिंग नेल को मिस नहीं किया। हर एक ट्रांसलेशन को रिकॉर्ड किया गया था। डेटिनी ने अपनी एक्सपेंसेस, सप्लाईज और डेली लेबर को ऑब्सेसिव प्रिसीजन के साथ मॉनिटर किया। उनके लिए कंट्रोल ही अच्छी मैनेजमेंट का कोर था। हर डिटेल को ट्रैक करना जरूरी था। ये कंट्रोल और मॉनिटरिंग का तरीका उस टाइम का था, लेकिन आज के वर्क प्लेस में ये जरूरी नहीं है। हमारे पास अब एक और अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशंस और डिजाइनिंग वर्क अकॉर्डिंगली। इससे हम ज़्यादा एनर्जाइजिंग और फुलफिलिंग काम एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ साल बाद अल्फ्रेड स्ट्रोल ने जनरल मोटर्स को बिल्कुल अपोजिट तरीके से चलाया। उन्होंने ऐसी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया जो सिर्फ रेगुलेटिंग थी, जहां पर्सनल इम्प्रूवमेंट बिल्कुल अननेसेसरी हो गया था। दोनों लीडर्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इमेज में शेप किया। उन्हें चॉइसेस रिफ्लेक्ट करते हैं उन चीज़ों को जो उन्हें कंट्रोल, प्रोग्रेस और पर्पस का सेंस देती थी। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं थी। शायद आप लीडर्स को इस तरीके से ना सोचें, लेकिन वो भी वर्कर्स होते हैं। उनके आसपास भी वही कोर आर्चीटाइप्स होते हैं जो हम सब के होते हैं, जो उन्हें एनर्जाइज करते हैं। कुछ लोग चेंज के लिए भागते हैं और कुछ लोग स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। ये इंटरनल पैटर्न्स उनके गोल्स को शेप करते हैं और ये उनके अप्रोच को भी डिफाइन करते हैं। लेकिन जब एक लीडर का कोर ड्राइवन टीम या कल्चर से क्रैश होता है तो सब कुछ टूटने लगता है। एक चेंज लोअर लीडर हो सकता है जो री इन्वेंशन पुश करे, जो टीम को लगता हो कि अब जरूरत नहीं है। एक लीडर जो अचीवमेंट को वैल्यू करता है वो अपने टीम मेट्स को ओवरलुक कर सकता है, जो क्राफ्टमैनशिप या कोलैबोरेशन से मोटिवेटेड होते हैं। ये मिसमैच फ्रस्ट्रेशन का सबब बन जाता है, चाहे सब स्किल्ड और वेल इंटेंशन्ड हो। ये कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब लीडर्स और टीम्स के बीच उनके मोटिवेशंस अलाइन नहीं करते। जब ये समझ आता है कि हर किसी के किस अलग मोटिवेशन और ड्राइव होती है, तो हम बेहतर टीम वर्क और लीडरशिप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। स्किल्स ज़रूर मैटर करती हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कोई इंसान अपने तरीके से कैसे लीड करता हो। दो लोग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, पर एक फ्रेश आइडिया से मोटिवेटेड हो सकता है, जबकि दूसरा क्लियर माइलस्टोन पे डिपेंड करता है। जब आप समझते हो कि आपको किस चीज़ से एनर्जी मिलती है, तो अपने स्ट्रेंथ और ब्लाइंड स्पॉट्स को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्ट्रेस सबके लिए एक जैसी नहीं होती। ऑपरेटर्स जो स्ट्रक्चर और काम को प्रिफर करते हैं, उन्हें स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट और सडन चेंजेस से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। पियोनियर्स और एक्सप्लोरर्स एम्बिग्यूटी को अच्छा हैंडल करते हैं, लेकिन जब उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है तब उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। स्टीवर्स को डिस्करेजमेंट तब होता है जब रिकॉग्नाइजेशन या प्रोग्रेस रुक जाती है। गिवर्स और एक्सप्लोरर्स को जनरली लोअर स्ट्रेस होता है, खासकर जब उनका काम दूसरों की मदद करने या कुछ नया ट्राई करने से रिलेटेड हो। यही वजह है कि वेलनेस सपोर्ट को लोगों की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन करना ज़रूरी है। ऑपरेटर्स को प्रेडिक्टेबल वर्कलोड से ज़रूरत होती है। पियोनियर्स को ग्रोथ और मिशन ड्राइवन ग्रोथ चाहिए होती है। गिवर्स को कनेक्शन वैल्यू होती है और स्ट्रीवर्स को क्लियर रिवॉर्ड चाहिए होते हैं। ये मैटर्स नहीं करता कि सपोर्ट कितना है, ज़रूरी ये है कि वो किस चीज़ से रिफ्लेक्ट करें जो लोगों को मोटिवेटेड रखती है। जब आपका काम आपकी कोर एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड होता है तो इवन टफ डेज मैनेजेबल लगने लगते हैं।
लेकिन जब आपका रोल आपको अपने कोर एनर्जी से दूर ले जाता है तब मोटिवेशन गिरती है और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अगर आप किसी टीम को मैनेज कर रहे हैं तो उनकी मोटिवेशंस को समझना आपको ऐसे वर्क एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है जो उन्हें इंगेज्ड और हेल्दी रखें। द इंटर्न मूवी में रॉबर्ट डी नीरो एक 70 साल के रिटायर का रोल प्ले करते हैं जो एक हाई एनर्जी स्टार्टअप में इंटर्नशिप करके अपनी जिंदगी को फिर से पर्पस ढूंढ लेता है। ये मूवी एक फील गुड स्टोरी है लेट कैरियर रीइन्वेंशन और जनरलाइजेशन टीम वर्क के बारे में, पर रियलिटी में ज्यादातर ओल्डर वर्कर्स का ये मौका नहीं मिलता। उन्हें ये रोल से बाहर कर दिया जाता है जहां वो अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खासकर उन रोल्स में जो उनकी ऑटोनॉमी और पर्पस की जरूरत को टैप करते हैं। जबकि एज एक विजिबल डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट है, असली स्टोरी लोगों के हिडन ड्राइवर्स की है, जो चीजें जो उन्हें काम में मोटिवेटेड रखती हैं और ये ड्राइवर्स कंसिस्टेंट पैटर्न में शिफ्ट करते हैं। यंग वर्कर्स जो नए एक्सपीरियंसेस और इन्फ्लुएंस को वैल्यू करते हैं वो अक्सर एक्सप्लोरर या पॉइनियर आर्chetype में फिट होते हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनकी फोकस स्टेबिलिटी, मीनिंग और इंडिपेंडेंस पर फोकस और ज़्यादा हो जाता है। ये टैक्टिक्स गिवर्स और आर्टिशंस में ज़्यादा दिखने जाती है। जेंडर का भी एक रोल होता है। जो कंट्रीज स्टडी की गई हैं उनमें कंसिस्टेंसी ये देखा गया है कि वुमेन अपने काम में फ्लेक्सिबल और फेयर कंपनसेशन को मेन से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं। ये वेरिएशन का मतलब है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टैलेंट के लिए अब काम नहीं करता। ट्रेडिशनल HR मॉडल्स ये एज्यूम करते हैं कि सबको एक ही चीज़ चाहिए, स्टैंडर्ड प्रमोशंस, स्ट्रक्चर्ड लैडर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब आप लोगों को जो सच में एनर्जाइज करता है उसे इग्नोर करते हो तो आपको डिसएंगेजमेंट, टर्नओवर और मिस्ड पोटेंशियल का सामना करना होता है। स्किल्स सिर्फ एक हिस्सा है इवैल्यूएशन का। जो लोगों को काम से चाहिए वो उतनी ही ज़रूरी चीज़ है। तो एक गुड जॉब क्या होता है? ये टाइटल या पे चेक पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि रोल किस तरह का किसी इंसान के इंटरनल ड्राइवर्स के साथ मैच करता है कि नहीं। हो सकता है किसी का प्रेडिक्टेबल टास्क और स्टेबल रूटीन चाहिए हो, या किसी को एक्सपेरिमेंट करने और रियल वर्ल्ड डिफरेंसेस बनाने की फ्रीडम। एक रोल जो एक पर्सन को एनर्जी का फ्यूल करता है वो दूसरे का एग्जॉस्ट कर सकता है। ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि काम उस इंसान के ड्राइविंग फोर्स के साथ कितना अलाइन करता है। इसीलिए आजकल ज़्यादा कंपनीज अपने सिस्टम्स को रीथिंक कर रही हैं। सबको एक नैरो मोल्ड में फिट करने की जगह वो HR सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो 6 आर्chetypes को कंसीडर करते हैं। इनका मतलब है हायरिंग, ट्रेनिंग और प्रमोशन को इस तरीके से ट्रेलर करना जो हर एम्प्लॉय के असली ड्राइवर्स को समझ के किया जाए। इसका रिजल्ट क्या होता है? बेटर एंगेजमेंट, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और टीम्स जो लंबे समय तक साथ रहते हैं। HR को रिटेन करना का मतलब ये भी है कि सिर्फ ये सोचना बंद करो कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है मैनेजमेंट में जाना। आपके कुछ बेस्ट लोग ऐसे हो सकते हैं जो टीम्स लीड नहीं कर सकते। वो चाहें तो अपने क्राफ्ट में गहराई से काम करना या फिर एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट लेकर फिनिश तक अपने हाथ से पूरा करना बिना किसी के बॉस बने। ऐसे रोल्स जो फ्लेक्सिबल पाथवेज प्रोवाइड करते हैं वो आर्टिसंस, ऑपरेटर्स और दूसरे लोगों को फुल पोटेंशियल से कंट्रीब्यूट करने का मौका देते हैं बिना उन्हें लीडरशिप के एक ऐसे फिक्स में डालें जो उनके लिए फिट नहीं होता। अगला टाइम देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नॉन नेगोशिएशन हो जाएंगे। जैसे जैसे वर्क फोर्सेस ओल्डर हो जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी रेट्स गिरेंगे और वैल्यू शिफ्ट करेंगी। कंपनीज को लोगों की नीड्स को समझने उनको सपोर्ट करना होगा। ये कुछ फ्रीज्ड रिटायरमेंट, हाई एनर्जी पायनियर्स के लिए फास्टर ट्रैक्स या अलग अलग मोटिवेशंस के हिसाब से अप स्किलिंग प्रोग्राम्स का मतलब हो सकता है। काम का फ्यूचर वो लोग नहीं जीतेंगे जो सबसे अच्छा मैनेज करते हैं। वो लोग जीतेंगे जो समझते हैं कि लोगों को किस चीज़ की एनर्जी मिलती है। द आर्chetype इफेक्ट के इस बुक ऑक्स में आपने सीखा कि मॉडर्न वर्क प्लेस अभी भी पुरानी एजम्पशंस पर चल रहा है
कि कैसे लोग काम पे जाते हैं। फेडरिक टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेगेसी से लेकर आज के HR सिस्टम्स तक काफ़ी चीज़ें एफिशिएंसी और कंट्रोल के लिए बनाई गई हैं, ह्यूमन मोटिवेशन के लिए नहीं। लेकिन नए रिसर्च ने ये रिवील किया है कि कोई भी एवरेज वर्कर नहीं होता। इसकी जगह 6 कोर आर्चीटाइप्स गिवर्स, ऑपरेटर्स, आर्टिसंस, एक्सप्लोरर्स, स्टीवर्स और पियोनियर्स दिखाते हैं कि लोग कैसे अपने काम में मीनिंग, एनर्जी और सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। इन आर्चीटाइप्स को समझना आपके जॉब्स डिजाइन करने, टीम्स लीड करने और वेल बीइंग को सपोर्ट करने का तरीका बदल सकता है। फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस सिस्टम्स से लेकर पर्सनलाइज्ड कैरियर पाथ तक, काम का फ्यूचर अन ऑर्गेनाइजेशंस के पास होगा जो एक साइज फिट्स ऑल थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे और ऐसे काम डिजाइन करेंगे जो लोगों के लिए फिट हों, ना कि उन्हें उनके हिसाब से फिट होने पर मजबूर करें। तो दोस्तों, आपने किताब सुनी द आर्चीटाइप इफेक्ट बाय जेम्स रूट की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो या बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई भी फीडबैक हो हमारी ऑडियो बुक के रिलेटेड तो प्लीज़ हमें उसके बारे में बताइए। सुनने के लिए शुक्रिया।